हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। बच्चों, हमें कक्षा 8 पाठ 10 पाठ का नाम है कामचोर। इस पाठ के बारे में पहले हमें पढ़ाई की है, तो उसके आगे का भाग जो है उससे आगे के भाग में आज हम पढ़ाई करते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली की सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। इस पैराग्राफ में लेखिका यह कहना चाहती है कि लेखिका कहती है कि घर में खाना तैयार हो रहा था और घर में चारों तरफ मुर्गियां नजर आ रही थी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छलांग मारकर सीधी जाकर नाली में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर उछल जाता है, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियां इस तरह चारों ओर दौड़ रही थी जी कि जैसे बिना नकेल के ऊंट को जिस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी तरह सभी मुर्गियां भी बिना कंट्रोल के इधर उधर भागती जा रही थी। तो यह लेखिका इस पाठ में लेखिका कहना चाहती हैं। आगे देखिए बच्चों, एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भड़े आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि कोई भी मुर्गी घर में जाने को राजी नहीं हो रही थी, जैसे उन्हें मुर्गी घर में जाना पसंद ही न हो। दूसरी ओर अब बच्चों का ध्यान मुर्गियों से हटकर घर की ओर आती हुई भेड़ों की तरफ गया। किसी बच्चे को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना या भोजन खिला दिया जाए। यह इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गए। इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि दिन भर की भूखी भेड़ों ने जब अपना भोजन देखा तो एकदम सबकी सब उस पर एक साथ ही झपटी, जिसके कारण बच्चों को वहां से भागकर जाना कठिन हो गया। लेखिका कहती है कि भेड़ चाल तो मशहूर है ही, जहाँ जल्दबाजी में भेड़ें के एक दूसरे को धक्का देती हुई तख्ते को ही ऊपर से अपने भोजन पर टूट पड़ी। पलंगों के ऊपर से छलांग लगती हुई बर्तनों को लुढ़काती हुई साथ साथ चढ़ गई। कुछ भी सामने आया उस सब से टकराती हुई, उन्हें इधर उधर लुढ़काती हुई, वह छलांग मारती हुई भेड़ें अपने भोजन के पास पहुंच गई। आगे देखिए बच्चों, तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मैग्नों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। इस पैराग्राफ में लेखिका यह कहती है कि जिस तख्तों पर पार करती हुई भेड़ें जा रही थी, वह तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। उन्होंने उस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखे हुए थे और बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। उसी समय वहां से भेड़ें गुजारी तो भेड़ें बिना किसी के डर के सबको कुचलती हुई और मनकों का छिड़काव करती हुई वहां से सीधे अपने भोजन की ओर भाग रही थी। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंधा सूंघती हुई हमला करती गई। इस
पैराग्राफ में लेखिका यह कहना चाहती है कि जब भेड़ों ने घर में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी की सेना अपने टैंकों और बमबारों के साथ छापा मारकर वहां से गुजर गई हो। लेखक कहता है कि जिस बर्तन में भेड़ों के लिए दाना तैयार करके रखा गया था उसकी खुशबू पाते ही भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ी। तो यह इस पैराग्राफ में लेखिका हमें कहना चाहती है। आगे देखिए बच्चों, हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी मारो मारो चीखने लगी। इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहती है हमें कि उसकी हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टा मुंह पर रखे हुए पता नहीं किन महलों में सैर करते हुए सो रही थी। अचानक भेड़ें उनकी पलंग से ऊपर से छलांग मारती हुई गई और उनकी चारपाई से टकराई। तो अचानक हड़बड़ा कर उठी। घबराहट में वह अपने दुपट्टे में ही उलझ गई और मारो मारो चीखने लगी। आगे देखिए बच्चों, इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तौल तौल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। इस पैराग्राफ में लेखिका हमें यह कहना चाहती है कि अब भेड़ों को सब्जी वाली की सब्जियां नजर आ गई और वह अपना खाना भूलकर उन सब्जियों के ऊपर टूट पड़ी। सब्जी वाली आंगन में बैठी मटर की फलियों को तोड़कर रसोई को दे रही थी ताकि शाम की सब्जी बनाई जा सके। जैसे ही उसने देखा कि भेड़ें उसकी तरफ सब्जियों को खाने के लिए दौड़ी चली आ रही है तो अपनी सब्जियों के बचाव के लिए सीना तान कर खड़ी हो गई। यही हमें इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाहती है। आगे देखिए बच्चों, आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगा। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंका दिया। तो इस पैराग्राफ में लेखिका हमें यह कहना चाहती है कि लेखिका कहती है कि यदि आप में से किसी ने कभी भी भेड़ों को मारा होगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब भेड़ को पीटा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को पीट रहे हैं। भेड़ों पर कोई असर ही नहीं होता, भेड़ को चोट ही नहीं लगती। भेड़ें यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हो वह आप ही पर चढ़ जाएगी। जरा सी देर में भेड़ों ने सब्जी छिलकों समेत सारी की सारी अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। जिस तरह से कढ़ाई में एक साथ हम सब्जियां झोंक देते हैं भेड़ों ने भी सारी की सारी सब्जियां चट कर दी। तो यही इस पैराग्राफ में लेखिका हमें कहना चाहती है। आगे देखिए बच्चों, इधर यह प्रलय मची थी उधर दूसरे बच्चों भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिससे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि इधर अभी भेड़ों द्वारा मचाया गया यह तूफान थमा भी नहीं था कि उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाही नहीं थे। एक तो भेड़ों ने उधम मचा रखा था तो उधर बच्चे भी काम नहीं थे। बच्चों की इतनी बड़ी फौज थी जिससे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। सही तरीके से यह कोई काम नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चे अब अपने अगले काम को करने में जुट गए। अब उन्हें एक नया काम सूझ गया कि चलो भैंसों का दूध ही निकाल दें। आगे देखिए बच्चों, धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पील पड़े भैंसे एकदम जैसे चारों ओर जोड़कर उठी और बाल्टी को लाल लाल
लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि जैसे ही बच्चों ने भैंस का दूध निकालने की ठानी तो वे यह बिना देखे कि बाल्टी धुली है या नहीं धुली है उसे लेकर भैंस के पास पहुंच गए और 8 हाथ 4 थनों से दूध निकालने के लिए बड़े भैंस भी एकदम से घबरा गई और अपने चारों पैरों से एकदम से छलांग लगा दी और बाल्टी को लात मारकर खुद दूर खड़ी हो गई। तो यही इस पैराग्राफ में हमें लेखिका कहना चाहते हैं। आगे देखिए बच्चों, तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए जाए। इस पैराग्राफ में लेखिका हमें यही कहना चाहते हैं कि जब भैंस बाल्टी में लात मारकर दूर खड़ी हो गई तो बच्चों ने तय किया कि भैंस की आगे पीछे की जो टांगें बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस फिर क्या बच्चे अपने झूले की रस्सी उतारकर लाए और भैंस के पैर बांध दिए गए। तो यही इस पैराग्राफ में लेखिका हमें कहना चाहती है। आगे देखिए बच्चों, पछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और अब पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियों पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनने लगे। यह बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। इस पैराग्राफ में लेखिका हमें यही कहना चाहते हैं कि लेखिका कहती है कि जब बच्चों ने भैंस का दूध देने के लिए उसे बांधना चाहा तो उन्होंने भैंस के पछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई और पायों से बांध दिए जिस पर चाचा जी सो रहे थे और जैसे ही अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश करने लगे तो भैंस चौकन्नी हो गई और भैंस चारपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी। भैंस के भागते ही चाचा जी की चारपाई भी भैंस के साथ ही पीछे पीछे घसीटने लगी और चाचा जी को ऐसा लगा कि वे कोई सपना देख रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं था कि बच्चों ने उनके साथ कैसी शरारत कर दी है। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलककर चाचा जी पर गिरा तो वे समझे कि आंधी तूफान में फंस गए हैं और साथ में भूकंप भी आ रहा है। फिर जल्दी ही चाचा जी को असली बात का पता चल गया कि असल में क्या हुआ है। बच्चों ने भैंस को चारपाई के साथ बांध दिया था और चाचा जी ने चारपाई की दोनों तरफ की लकड़ियों की पट्टियों को पकड़ लिया और बच्चों को इस तरह छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। इन शैतान बच्चों को किसने खुला छोड़ दिया। बच्चों को ऐसा दृश्य देखकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई पर चाचा जी घसीटते हुए चले जा रहे थे। आगे देखिए बच्चों, ओह एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। इस पैराग्राफ में लेखिका हमें यही कहना चाहते हैं कि जब बच्चों ने देखा कि भैंस भागी जा रही है और चारपाई पर चाचा जी उनके साथ घसीटते जा रहे हैं, तब बच्चों को ध्यान आया कि भैंस का बछड़ा खोल दिया जाना चाहिए। इससे भैंस रुक जाएगी और हुआ भी वैसा ही। बछड़े के प्यार में बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसका बछड़ा भी घायल हो सकता था और बछड़े को देखकर उसने तुरंत अपने पांव रोक लिए। बछड़ा भी भूखा था और अपनी माँ भैंस को
माँ भैंस को देखकर तुरंत दूध पीने में जुट गया। आगे देखिए बच्चों, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा गिर भागी हो गया, एक एक दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिर गया। दो चार धारे गिलास कटोर पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। इस पैराग्राफ में लेखिका यही कहना चाहते हैं कि जैसे ही बच्चों ने देखा कि भैंस शांत हो गई, वे सभी गिलास कटोरे लेकर दूध दुहने लपके, क्योंकि हड़बड़ी में बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा भी अब विद्रोह हो गया था। वह इधर उधर भागने लगा था। दूध की कुछ बूंदें जमीन पर और कुछ बच्चों के कपड़ों पर गिरी। दो चार धारे गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आया हो। सब बिखरा हुआ था। आगे देखिए बच्चों, बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। इस पैराग्राफ में लेखिका हमें यह कहना चाहती है कि लेखिका कहती है कि बच्चों ने इतना सब काम बिगड़ दिया कि घर की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और बड़ों ने गुस्से से आकर सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। मुर्गियों को बगीचे की तरफ भेजा गया और सब्जी वाली के आंसू पोंछे एक गए और उसे हौसला दिया गया, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां भेड़ें खा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में शौक मनाया जा रहा था। बच्चों ने सारा काम इतना बिगाड़ दिया था कि लेखिका की अम्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। बच्चों से तंग आकर लेखिका की अम्मा आगरा जाने की धमकी देकर अपना सामान बांधने लगी। वे कहने लगी कि ये तो बच्चे ही मनमानी कर ले या फिर वे घर में रहेंगे। वे इतना गुस्से में थे कि उन्होंने यहाँ तक यह दिया कि उनके और बच्चों में से एक ही घर में रहेगा, नहीं तो वे मायके चले जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। इस पैराग्राफ में लेखिका यह हमें कहना चाहती है कि जब लेखिका की माँ ने परेशान होकर मायके जाने की बात कही तो लेखिका के अब्बा ने सब बच्चों को यह एक पंक्ति में खड़ा करके बच्चों की पूरी फौज को उनकी सज़ा सुनाते हुए कठोर दंड तौर पर कहा कि अगर अब किसी बच्चे ने घर के किसी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। यही इस पैराग्राफ में कहा जाता है। आगे देखिए, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इस पैराग्राफ में लेखिका हमें यह कहना चाहती है कि जब बच्चों ने लेखक के अब्बा की बात सुनी कि अब अगर किसी बच्चे ने घर किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बच्चों को रात का खाना नहीं मिलेगा, तो बच्चों ने सोचा कि काम करो तो भी मुश्किल है, न करो तो भी मुश्किल है। बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, बड़ों को शांति ही नहीं मिलती। इस पर बच्चों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो कोई उन्हें कोई भी काम बताए वे कुछ नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो अर्थात बात यहाँ से शुरू हुई थी, बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई थी। इस पाठ के लेखिका है इस्मत चुगताई। तो इस पाठ में लेखिका ने बहुत सा सुंदर पाठ लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हमें यह कहना, पूरे पाठ में यह हमें कहना चाहता है लेखिका कि इस कहानी द्वारा लेखिका यह बताती है कि किसी कामचोर बच्चे से काम
काम कराने से पहले सही तरीके से उसे काम कराना सिखाना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। प्रस्तुत पाठ कामचोर में भी जब बच्चों को घर के कुछ काम जैसे गंदी दरी को झाड़ कर साफ करना, आंगन में पड़े कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना आदि बताए गए और कहा गया कि अगर वे यह सब काम करेंगे तो उन्हें कुछ न कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा। तो इनाम के लालच में बच्चों ने घर के काम करने की ठान ली, परंतु बच्चों ने जब कोई भी काम करना शुरू किया कि किसी भी काम को सही से खत्म किया तो यहाँ पे करने के बजाय उन्होंने सारे कामों को और ज़्यादा खराब कर दिया, जिससे घर के सभी सदस्य परेशान हो गए और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर अब किसी भी बच्चे ने घर के किसी भी सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। इस पर बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले न तो उन्हें काम करने देते हैं और न ही बैठे रहने देते हैं। लेखिका के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि घर वालों ने बच्चों को काम तो बता दिए थे, परंतु काम करने का सही तरीका नहीं समझाया था। तो यही इस पाठ में, कामचोर पाठ में लेखिका हमें कहना चाहती है। लेखिका हमें यही इस पाठ में संदेश देना चाहती है। तो बच्चों, आप सभी को यह पाठ 10, पाठ का नाम है कामचोर, इस पाठ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप एक बार इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद।